कुल्लू देवभूमि मानी जाती है, देवताओं की भूमि मानी जाती है, क्योंकि लोगों का देवताओं के ऊपर आस्था है, भावनात्मक जुड़ाव है। और जंगलों से भी लोगों का जुड़ाव है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनसे भी लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। इनके ऊपर यहाँ ऐसी बात है कि हमारी जो संस्कृति है उसका, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण में एक अहम भूमिका है, क्योंकि दोनों तरफ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। दोनों लोग अपनी ज़रूरत मानते हैं। देवता प्रशासन में लोगों का एक आस्था है, नेचुरल रिसोर्सेज लोगों की ज़रूरत है। विद्या निधि जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप मनाली से हैं और आपको अभी हिमाचल सरकार ने महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले आप लगभग 30 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस में विभिन्न जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं और मनाली के लिए खुशी की बात है कि हिमाचल सरकार ने आपको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। आप अपने बारे में अपने बचपन और अपनी प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज या उसके बाद की शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, और आप राजनीति में कब से आई, क्योंकि कहा जाता है और ये तथ्य है कि आप 21 साल में देश की शायद सबसे कम उम्र की प्रधान बनी थी। तो अपनी इस जीवन यात्रा के शुरू के दिनों में बताइए, फिर हम दूसरे विषय पे बात करें। नमस्कार। मैं पैदा हुई हूँ बंजार में, जिला कुल्लू का ही जो विधानसभा बंजार है, और मेरा जो पुश्तैनी गांव है वो वैसे बाहू है, लेकिन मैं बंजार में ही पैदा हुई और वहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, हाई स्कूल तक वहीं हुई है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट मेडिकल रखा, लेकिन उस दौरान क्या था कि प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं होते थे, इसलिए मुझे कुल्लू कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ी थी। इसके बाद में मेरी शादी हो गई, तो मैं यहाँ गांव शनाक में आई और यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि बचपन से ही हम लोग सोशल इश्यूज से जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे घर का माहौल भी उसी तरह का कुछ था जी। तो यहाँ आके मैंने देखा कि सब कुछ है, लेकिन लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, और साथ में गांव के स्तर पर कुछ कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस तरह से लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। महिला मंडल का दौर था, तो उस दौरान मैंने लिटरेसी मिशन को ज्वाइन किया जी। और उसके साथ साथ ही हमने हर गांव में महिला मंडल, युवक मंडल गठित करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पंचायत में टोटल 7 हैं, तो 7 में से उस टाइम सिर्फ 2 ही कह सकते हैं, एक महिला मंडल एक युवक मंडल था। लेकिन लिटरेसी मिशन के दौरान हमने बाकी हर गाँव में महिला मंडल को ऑर्गेनाइज किया, महिलाओं को उसके माध्यम से ऑर्गेनाइज किया, और इस तरह से लिटरेसी के जो अभियान था उसमें काम करते करते लोगों के साथ भी इंस्ट्रक्शन होती गई, महिलाओं के साथ भी इंस्ट्रक्शन होती गई। और इसी दौरान 73rd अमेंडमेंट आया, जिसमें पंचायती राज में महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया। तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन लोगों की, राजीव जी के समय की बात है जी, 93 की बात है ये। तो उस दौरान जब ये अमेंडमेंट्स आई, तो हिमाचल में आपको मालूम होगा, जैसे कि हिमाचल सरकार ने पहल करते हुए 94 में यहाँ पे अधिनियम बना दिया था जी। तो जब अधिनियम बना तो पहला चुनाव 95 में हुआ, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और अब लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही थी, समय समय पे हो रही थी, अलग अलग चीजों पे होती। इसी दौरान हम क्या करते थे कि छोटी छोटी कोई चीजें गाँव की है तो उसमें हम सारे इकट्ठे होके वो सा काम भी कर लेते थे। तो लोगों को लगा कि मुझे भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैं बंजार से थी, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदारी इतनी बड़ी नहीं थी, सिर्फ ससुराल पक्ष की थी, मेरा मायका यहाँ नहीं था।
तो मुझे यहाँ के लोगों को लगा कि ये तो बाहर से है, और जो बड़े और प्रभुत्वशाली जो लोग थे तो नहीं चाहते थे कि मैं एक साधारण परिवार में थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं था ससुराल में। तो यहाँ फिर उन लोगों जो यूथ था सबने कहा कि नहीं, आपको, महिलाएं थी उनको लगा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस दौरान फिर मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीती भी। तो मैं उस वक्त, मेरी उम्र महज 21 साल थी और भारत में सबसे छोटी पंचायत प्रधान होने का खिताब मेरे ही नाम था। पंचायत प्रधान के दौरान भी प्रैक्टिकली जब हमने जमीन पे काम किया तो समझा कि बहुत सारे इश्यूज पे काम करने की जरूरत है, पॉलिसी चेंज तक ले जाने की जरूरत है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो बच्चों से मुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो गाँव के विभिन्न इश्यूज पे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें हम या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, तो बहुत सारी चीजों पे पॉलिसी चेंज तक जाने की बहुत जरूरत है। तो इसी दौरान मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिली, जैसे आरटीडीसी पालमपुर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेंटर करके पालमपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के साथ भी, वो लोग भी पंचायती राज पे काम कर रहे थे। नवरचना करके एक फॉर्म होता था, उन सब के साथ मैंने मिल के काम किया, तो मेरी भी समझ बनी जब प्रैक्टिकली। और उसी दौरान मैं जो 73rd अमेंडमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि ग्राम सभा को ताकत दी गई है उसकी स्थानीय योजना बनाने की, तो हमें लगा ग्राम सभा तो मेला होता है एक तरह से, तो ग्राम सभा में प्रायोरिटी तय नहीं हो सकती है, मुश्किल है, लेकिन इसलिए उप ग्राम सभा का भी कॉन्सेप्ट उस दौरान लाया गया। और जो ये साथी लोग थे हमारे संस्थाओं के, इसकी रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को दी गई और उप ग्राम सभा का प्रावधान भी आया। तो उप ग्राम सभा के लेवल पे कामों को डिसाइड करना लोगों की मर्जी से, उनकी प्राथमिकता के आधार पर, वो थोड़ा आसान था। तो फिर समझ बनी कि नहीं, पंचायती राज में प्रैक्टिकली जब हम लोगों के साथ मिल के काम करते हैं तो प्रायोरिटी भी तय हो जाती है और लोगों को कोई शिकायत भी नहीं रहती। तो उस दिन पंचायती राज अमेंडमेंट कमेटी की भी सदस्य रही, तो उसमें मुझे काफी काम करने का मौका मिला। और जैसे ही मेरा टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, इनके साथ मिलके काम किया, और जो मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी उस पढ़ाई को मैंने आगे कंप्लीट किया। सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन और उसके साथ ही MSW भी हूँ आज। और इसी के साथ साथ लगभग 10-12 साल का राइट वेस्ट एक्टिविटी पे ऑल हिमाचल में, इसके अलावा और भी राज्यों में मुझे काम करने का मौका मिला है, समझ बनाने का मौका मिला है। बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे थे, बहुत सारे आंदोलनों का मैं हिस्सा रही हूँ, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका मैं काफ़ी हिस्सा रही हूँ। और इस तरह से महिलाओं के ऊपर काम करने वाली भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके साथ मिलके मुझे काम करने का मौका मिला। तो उसी दौरान ही महिलाओं में जेंडर इक्विटी क्या होती है, लिंग भेद क्या होता है, उस पर भी समझ बनी, हमारी क्या समझ है, उस समझ के आधार पे समानता के लिए हमको किस तरह से और किस किस स्तर पे काम करना चाहिए, उसमें समझ बनी। और वाटरशेड पे भी काम किया हुआ है। वाटरशेड पे एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैंने आरटीडीसी में थी, तो बहुत सारी पंचायतों में, हिमाचल की, जिला कुल्लू की है, मनाली विधानसभा की है, हमीरपुर में, मंडी सराज, चंबा का तीसा और भरमौर जैसे एरिया में मैंने काम किया, कांगड़ा का भी बहुत सारे एरिया में मैंने काम किया हुआ है। तो उसी के आधार पे महिलाओं के साथ जुड़ने का बहुत मौका मिला और उनके लिए, उनके राइट्स के लिए किस तरह से हमको लड़ना चाहिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, उस दौरान बहुत काम किया। 1988 में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू हुआ और आप उससे जुड़ी, तब हिमाचल में शिक्षा को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम्स थी? आपने काम किया जी। उस दौरान कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे पढ़ाई का बहुत अच्छा, जैसे मेरे मायके के एरिया कहीं बंजार, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे एकेडमिक पोस्ट पे भी काबिज हैं। लेकिन जो हमारा एरिया, मैं ये कहूँगी मनाली वाला क्षेत्र था, इसमें भी बहुत सी जगह पे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। नशाला है, कटराई है, डोबी है, द्वाड़ा भी है, कुछ कुछ क्षेत्र में लोग काफी पढ़े हुए थे और काफी अच्छे अच्छे नगर है, पोस्टों पे भी थे, IAS भी हैं। तो जो हमारा एरिया था ये पढ़ाई से काफी अछूता था। स्कूल तो चला जाता था, हर कोई इंसान, बच्चा चला जाता था, बेटी चली जाती थी, लेकिन हायर एजुकेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद भी गाँव में जो लिटरेसी रेट था वो कम था, क्योंकि महिलाएं भी काफी पढ़ी नहीं थी। तो उस दौरान महिलाओं के साथ जब हमने काम किया तो
ये समझ आया, जो गांव में हमने महिलाओं को एक अक्षर ज्ञान होती है, दो तरह का ज्ञान होता है कि अक्षर ज्ञान है, एक आपको व्यवहारिक ज्ञान है। हाँ। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो फिर भी लोगों को काफी हद तक था, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अक्षर ज्ञान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि वो किताब नहीं पढ़ सकते थे। अब किताब पढ़ना है तो उन्हें क्या पता है इसमें क्या लिखा हुआ। तो जैसे इसमें हमने काम किया तो बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख गई, उन्होंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया। तो उनका, मुझे महिलाओं का एक शब्द, एक लाइन याद आती है आज भी। उनका कहना था कि पहले हमको लगता था कि अंधेरा है, वाह। ये किताब है जो हम देखते हैं, ये अंधेरा है। अब हमें लगता है इसमें रोशनी आ गई आंखों में, हम किताब में क्या है वो हम पढ़ सकते हैं। वाह। विद्या नेगी जी, आप भारतीय कांग्रेस पार्टी में पिछले 30 सालों से जुड़ी हुई हैं सक्रिय रूप से, और आपने हिमाचल से बाहर के राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। तो आप बताना चाहेंगी कि किन किन जगहों पे और क्या क्या जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं इन 30 सालों में, और जिस समय आप हिमाचल से बाहर रही? नहीं, मैं थोड़ा सा अपने हिमाचल के सफ़र के बारे में भी बताना चाहूँगी कि मैंने 93-94 से संगठन के अंदर, कांग्रेस के अंदर काम करना शुरू किया था, और 95 में पंचायत प्रधान बनी। इसके साथ ही पंचायती राज अमेंडमेंट कमेटी की मेंबर रही, और युवा किसान कांग्रेस की मैं सचिव रही, जिला मनाली विधानसभा, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस में जी। और इसके साथ ही फिर 2002 में मुझे जिला महिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। जी। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के तौर पर 2007 में आई, और इसके साथ ही 2016 में मैंने जेडपी का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा। इससे पहले 2005 में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी समिति जो होती है, बीडीसी का चुनाव लड़ा, और 2016 में मुझे जिला महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद स्टेट लेवल पे बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं केंद्र से, जैसे शक्ति प्रोजेक्ट था और था, उसका ऑल हिमाचल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रही। और इसके साथ ही मुझे 2018 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और वहाँ पे काम करते हुए तब से लेके आज तक मैंने दिल्ली, मुंबई और यूपी, राजस्थान के लिए काम किया है। यूपी और दिल्ली, मुंबई के लिए मैंने एज ए इंचार्ज काम किया, और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मैंने काम किया, और बहुत से लोगों को संगठन से जोड़ा है। वहाँ पे दिल्ली में भी वहाँ पे संगठन में एज ए इंचार्ज काम करते हुए बहुत सी महिलाओं के साथ इंटरेक्शन हुई, वहाँ की स्थिति को समझा, और इसके साथ मुंबई के लिए भी मैंने काम किया। और 2020 में जब 2018 में जब राजस्थान के चुनाव हुए थे, उस दौरान भी मैं राजस्थान में गई थी, और मेरा जो एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे भरतपुर संभाग में भेजा गया था। और प्रैक्टिकली जब मैंने ज़मीन पे काम किया था, 19 विधानसभाएं मेरे पास थी, 19 में से हमने उस वक्त 14 विधानसभाएं जीती थी, और मेरे लिए एक बेहतर अनुभव था उस वक्त जब मैंने रिपोर्ट फाइनल बनाई। तो जो मैंने प्रैक्टिकल ज़मीन पे उतर के वहाँ की स्थितियों का आंकलन किया था, मेरा रिपोर्ट हम पहले सबमिट कर चुके थे, जब रिजल्ट आया वो बिल्कुल मेरी रिपोर्ट के अनुरूप। जिस समय अशोक गहलोत मिनिस्टर बने थे और सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस दौरान की बात है। तो वो बिल्कुल मेरे उस रिपोर्ट के, तो उससे एक सीख ये मिली कि ग्राउंड पे जो आंकलन हम करते हैं, या जो मेरा तरीका रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। मैं सही तरीके से ग्राउंड पे आंकलन कर सकी हूँ कि हम ये सीटें जीतेंगे या हम हारेंगे, इसके पीछे वजह क्या है। और इसके साथ ही यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें प्रियंका गांधी जी की पहल पे 40% महिलाओं को टिकट दिए गए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भले ही वहाँ महिलाओं जीत हासिल नहीं की, लेकिन पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा, और बहुत सारी महिलाओं ने अच्छे वोट भी लिए। हर स्तर पे हमने महिलाएं आइडेंटिफाई की गई, और महिलाओं को टिकट दिए गए। और इसके साथ ही जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तब भी मैं उत्तर प्रदेश में थी। पर अलग अलग इतने स्टेट पे काम करने का अनुभव मेरे साथ था, और इसीलिए आज हिमाचल में शायद मुझे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वुमेन कमीशन चेयरपर्सन के रूप में ये जिम्मेदारी दी और विश्वास जताया। आपका ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा अनुभव है देश के बहुत सारे प्रोमिनेंट हिस्सों में। अब मैं इस प्रश्न को उल्टा देता हूं, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहते?
मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबके सब विधायक नहीं बन सकते, सबके सब एमपी नहीं बन सकते। आप तो बन सकती हैं। ये जरूर बन सकते हैं, लेकिन मेरी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे सालों से इस पे काम किया है। मुझे लगता है कि इस संगठन में भी हम जैसे लोगों को होना चाहिए, और हर कोई विधायक नहीं बन सकता। अगर हम हर कोई विधायक बनाने की लड़ाई में रहेंगे तो शायद हम किसी को बना नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा लोगों के पास इस तरह का अनुभव है। नहीं, इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं आना, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं संगठन में ज्यादा इच्छुक हूँ कि मैं संगठन में काम करना। मैंने संगठन की परिस्थितियों को बहुत ही अंदरूनी तरीके से समझा है, जहां शायद मेरे जैसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि मैं एक You want to be part of the think tank of Congress. That's what you want to say. या एग्जैक्टली, थिंक टैंक एंड ग्रास रूट पे संगठन की नेटवर्किंग कैसे हो, उस पर भी मैं काम करना चाहती हूँ। हिमाचल में महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो थोड़ा कम हुआ है 1 साल में, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। और जो ओवरऑल क्राइम है वो 18% कम हुआ है, जिसमें कि 305 रेप के केसेस थे पिछली बार, और 458 मोलेस्टेशन के केसेस थे, और 160 अदर केसेस थे। तो हिमाचल की जो महिलाएं हैं वो इतनी वल्नरेबल क्यों है वायलेंस के लिए? उनको मतलब क्या हिमाचली सारी जो महिलाएं हैं, जो जैसे हिमाचल की 35 लाख ऑलमोस्ट आधी महिलाएं हैं जो हिमाचल की जनसंख्या है ना, और बहुत बड़ी फोर्स है ना, वो कुछ भी बदलाव ला सकती हैं। तो उनके प्रति जो संवेदना है वो इतनी क्रूर क्यों है? लोग संवेदनाहीन क्यों है उनके प्रति? जो वायलेंस है और ये जो दूसरे इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो क्यों है? क्योंकि ये तो बहुत शांत प्रदेश है, इसमें तो ये नजर नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अगर मैं कहूँ तो इसके लिए स्थिति पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में एक तरह की हाँ, ये कहीं भी शांत प्रदेश हम कहें तो वो तय भी है पुरुष ही करता है कि ये शांत है और ये जी अशांत है। जी। तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं हजारों सालों से दोनों दर्जे पे रही हैं। आप पितृसत्ता से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं यही जानना चाहता था कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पितृसत्ता से बाहर आया है अभी या नहीं आया? मैं अगर मेरे हिसाब से सिर्फ मेरे शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि अभी भी हम पितृसत्ता से बाहर नहीं आए हैं। हालांकि इंदिरा गांधी जी के समय से ही महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार की कवायद शुरू हो गई थी और महिलाओं को अधिकार दिया गया है संपत्ति में भी। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कानून आया जिसकी वजह से महिलाएं आज अपने आप को थोड़ा सुरक्षित समझ पाती हैं। इससे पहले तो कहीं हम कह भी नहीं पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रांति और जो एक तरीका बना रखा है आज तक महिलाओं के लिए कि वो महिला एक कल्पना की जाती है सीता मतलब कि आप सब कुछ बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करें जी। आपको कभी फैमिली के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है, आपको घर की बात कोई बाहर नहीं ले जानी है, आपको अगर 100 तकलीफें आपको वो सहन करनी है, तब आप सीता हैं। अगर आपने अपने हक के लिए कहीं लड़ाई लड़ ली या आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त ना करके आप बाहर निकल जाते हैं, अपने लिए आवाज उठा, तो उसी के साथ ही आप उदंड घोषित कर दिए जाओ, क्या रे वो तो उदंड है। तो आज के दौर में हम ये समझते हैं कि जब से ये डोमेस्टिक वायलेंस कानून आया है, अधिनियम आया, तब से महिलाएं आई हैं, अपनी बात रखती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन होता हजारों सालों से है। ये मैं तो आज भी कहूंगी 0.002% महिलाएं हैं जो अपने लिए आवाज उठाती हैं। लेकिन आवाज उठाने के बावजूद उनके लिए बहुत सारा हो हल्ला हो जाता है कि ये तो उदंड है, तो बाहर निकले, तो घर की शिकायतें बाहर करती है, घर की बात बाहर निकाल रही है, घर की लड़ाई बाहर निकाल रही है। तो अब मैं देख रही हूँ कि जो अवेयरनेस आई है महिलाओं के बीच में, जो सरकार द्वारा काम किए गए हैं महिलाओं के कि आपके हक के लिए, तो अगर हम FIR दर्ज बहुत ज्यादा दर्ज हो रही है, उसको हम कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, तो मैं ये कहूंगी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बढ़ा, बल्कि महिलाएं अवेयर हुई हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हुई है और उनको लगता है कि हमको अपनी बात
रखनी चाहिए, अपने लिए न्याय की मांग करनी चाहिए, ये इकाई हमारे न्याय के लिए, हमको वहां जाना चाहिए। तो एक तरह से ये अवेयरनेस भी है, लेकिन ये दायित्व बनता है कि किसी भी सरकार का कि महिलाओं के लिए अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उनके लिए किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए और किस तरह का संरक्षण और उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके लिए उस पर काम करना चाहिए। और मैं इस थोड़ा पीछे जाते हैं, जब 21 साल में आप प्रधान बनी, आपको किस तरह का विरोध सहना पड़ा उस समय? उस वक्त तो अब देखिए, महिलाएं उससे पहले तो कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं निकलती थी, और गांवों में लोगों को आदत भी नहीं थी कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। और जैसे ही मैं पंचायत प्रधान बनी, अब तो और भी बहुत सारे काम है जो पंचायत प्रधान को करने पड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी 73rd अमेंडमेंट के बाद जो ग्राम सभा को अधिकार दिया, बहुत से कार्यों में बदलाव हुआ, योजनाओं में बदलाव हुआ, पंचायत के माध्यम से बहुत सारे काम होने थे, तो मुझे भी घर से बाहर निकलना पड़ता था। शुरू में तो मुझे यही रहता था कि मेरे लिए ये थी कि छोटी सी लड़की है, ये क्या पंचायत चला पाएगी, उसको तो हम वैसे ही चला लेंगे, अपने हिसाब से चला लेंगे, वो क्या करेगी। तो मेरे पास ऐसा भी नहीं था, मेरे पास लोग, साथी लोग थे, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जो मेरे लिए सपोर्टिव भी रहा। तो मैंने हर तरह के फैसलों में, हर तरह की गांव की लड़ाइयों में जो होते थे, लोग समुदाय आपस में लड़ते थे या किसी भी तरह का जो काम होता था, उसको मैंने अच्छे से काम किया। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी और मुझे घर से बाहर निकलना पड़ रहा था, जिसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ा कि ये तो रोज ही जाती है, रोज ही निकल जाती है घर से, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या काम है ऐसा, आज तक भी प्रधान रहे हैं, उनको तो ऐसा काम होता नहीं था, ये महिला प्रधान है, इसको बड़ा ही ज्यादा काम हो रहा था। लेकिन एक स्तर पे आके कभी कभी थोड़ा डर लगता था कि मैं रुक जाऊं, पर मैं रुकी नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं आज रुक गई, शायद यही एक प्रवृत्ति होती है समाज की कि किसी भी महिला को अगर वो बाहर निकल रही है तो उसको खींचो, उसके पैरों में इस तरह के तानों की, बोलियों की या बदनाम करने की बेड़ियों को डाल दो, जिससे वो वहीं पे रुक जाए। क्योंकि एक तो मैंने चुनाव बड़ा अलग तरीके से लड़ा था, वो भी मेरे लिए एक चुनौती थी। तो मैं उस वक्त नहीं रुकी और मैं अपने काम को जारी रखा, और बहुत सारी संस्थाओं के लोग साथ में थे, उन लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती गई। आपकी पंचायत उस टाइम क्या मेल डोमिनेटिंग थी? मेरी पंचायत नहीं, बल्कि नहीं, वैसा भी नहीं था, लेकिन बाकी सब लोगों के साथ जब मैंने बात की, जैसे और महिलाएं थी, और भी महिलाएं थी, वार्ड मेंबर हमारे साथ 2 महिलाएं और भी थी, मैं थी, 2 महिलाएं और भी थी। लेकिन आपको पता है कि महिलाएं पहली बार ही इतनी इस तरह से किसी फॉर्म पर आई थी, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था, तो एकदम से सब चीज सीख के नहीं होता, तो हमें भी थोड़ा सा सीखने में वक्त लगा। लेकिन ये कि जो भी वार्ड मेंबर मेल थे, सबने फिर सपोर्ट किया, हम सबने मिल के एक परिवार की तरह पंचायत को चलाया और बहुत सारे काम किए। क्योंकि 95 में तो यहाँ बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था, हमारा स्कूल बह गया था, पंचायत घर बह गया था, डिस्पेंसरी बह गई थी, सिर्फ पटवार भवन छोटा सा वो बचा था, बाकी सारी चीजें, हाई स्कूल हमारा बह गया था, रिकॉर्ड बह गया था। हमें तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हमें हर चीज को मेंटेन करना पड़ा। आप बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़ी रही, और प्रदेश की संस्कृति, कुल्लू की लोक संस्कृति, और आपने मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेशन लिया था, तो वो आपको कैसे लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? दरअसल यहाँ उससे पहले कुछ लोगों ने शायद इस तरह के पेजेंट में हिस्सा लिया था, तो ऑर्गेनाइज किया, हिमाचल के स्तर पे शायद होता रहा होगा कि मिसेज हिमाचल, मिसेज इंडिया करके उन्होंने एक वो किया। तो मुझे और भी लोग थे, सबने कहा कि आपको मुद्दों की समझ है तो आप भी चले, आप भी ये कर लो। तो मनाली में था, वैसे ही हमने मजाक मजाक में एक वो ऑडिशन वहाँ वैसे ही दे दिया। तो ऑडिशन दिया तो कि नहीं जी, आपको तो शिमला आना पड़ेगा, सोलन इसका स्टेट लेवल का हो रहा है जी। तो फिर अच्छा, अब सबने कहा कि हो गए हो सिलेक्ट तो आप सोलन चले जाओ, उसमें क्या बुरी बात है, एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब मेरी तो जो भूमिका रही है समाज में कुर्ता पजामा पहनने की, खादी के, हम लोगों तो कभी वो फील्ड ही हमारी नहीं रही। तो मैं गई और वहाँ मैंने जो मेरा विचार थे, जो मेरी समझ थी, उसको मैंने रखा। और आप अगर देखेंगे उस तरह का तो जो टैलेंट राउंड होता है तो मैं कुर्ता पहन की थी, बाकी और लोगों की तरह ऐसा कोई बहुत अच्छी ड्रेस बना के वो ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन पहनना चाहिए हर एक महिला को, हर तरह की ड्रेस को पहनना चाहिए जो उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल है और सभ्य है। तो मैंने कुर्ता पहन के ही वो दिया। लेकिन टैलेंट राउंड में जो मेरा था उसमें भी फिर मेरी सिलेक्शन जो नेशनल के लिए हो गई। तो अब यहाँ आए, अब यहाँ से छोड़ा नहीं। सबने कहा कि नहीं नहीं, अब वहाँ के लिए सिलेक्शन हुई हो तो आपको वहाँ भी जाना चाहिए। और नेशनल में मुझे मिसेज इंडिया सेंसेशनल अवार्ड भी दिया गया, और हिमाचल में मिसेज हिमाचल फर्स्ट रनर रही। मैम फिर से लौट के आते हैं महिलाओं पे। महिलाओं की जो ये थोड़ी सी ऐसी स्थिति है कि वो एम्पावर नहीं है, तो उसका कारण ये है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कांट रेज देयर वॉइस बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन पीपल। आज के दौर में अभी आपने सुना होगा बहुत सारा, नहीं जी अब तो महिलाओं का राज आ गया, महिलाएं हर जगह हैं, महिलाएं आगे निकल रही हैं। लेकिन अगर महिलाएं आगे निकल रही हैं तो हर क्षेत्र में फिर महिला क्यों नहीं है, ये आज भी समझने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को मुझे लगता है कि 3 स्तर पे सशक्त करना बहुत जरूरी है। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर मैं कहूँ तो काफी हद तक सशक्त किया कि पंचायती राज में उनको रिजर्वेशन दिया, जो बाद में सोनिया गांधी जी ने 50% कर दिया। आज 50% महिलाएं जो पंचायती राज में सशक्त हैं, जो अपने उन्हें पंचायत में, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि मौका नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को साबित कैसे करेंगी। दूसरा, उनको आर्थिक स्तर पर भी सशक्त होना पड़ेगा। तीसरा, सामाजिक स्तर पर भी सशक्त करने की बेहद जरूरत है। अब मैं छोटी सी बात कहूंगी, लैंड राइट की बात करती हूँ मैं। चाहे मैं एक सवाल छोड़ रही हूँ आपके माध्यम से, हम ट्राइबल एरिया की भी बात करते हैं। मान लीजिए कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लैंड राइट पे धरने हो रहे हैं कि बेटियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, धरने हो रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे महिलाओं को अधिकार है। एक डर तो पैदा हुआ है कि बेटी जमीन में अब बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन कागजों में है, लेकिन सामाजिक स्तर पर आज भी नहीं है। अगर किसी बेटी ने हिस्सा मांग लिया तो उसके लिए मायके के दरवाजे फिर लगभग बंद ही हो जाते हैं कि इसने तो जमीन खा ली। अगर वो भाई होती तो वो जमीन की हकदार थी। हमारी बेटियां भी नाम काट देती हैं, बदले में उनके लिए रिस्पेक्ट बना रहे। चलो, जिनका ससुराल अच्छा है मान लेते हैं हम, हालांकि अधिकार तो बराबर। अब बेटियां ना तो मायके में मालिक है, ना वो ससुराल में मालिक है, तो कहीं मालिक नहीं है। अब इसीलिए वो दोयम दर्जे पे है। और अगर उनको कहीं बहुत जरूरत महिलाओं की है जिनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं है, मायका ही अंतिम सहारा रह जाता है, अगर वहां भी उन्हें सहारा ना दिया जाए तो फिर बेटियां कहाँ जाएंगी। और अधिकारों के तो कानूनी तौर पर तो अधिकार मिल गया, लेकिन सामाजिक तौर पर अधिकार अभी भी मुझे लगता है नहीं मिला है, जिसमें अभी भी काम करने की जरूरत है। पुरुष प्रधान सत्ता है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकार मिलना चाहिए। तो हजारों सालों की सत्ता एकदम से तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो क्लियर है। समझना, अभी समझ बनना बहुत बाकी है। एक छोटा सा डायलॉग मैं बोलना चाहती हूँ। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, माँ बहुत अच्छी कुक है, तो फिर दुनिया भर के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में महिला क्यों नहीं है? सोचने वाली बात। महिला और पुरुष एक ही, मैंने सोशल साइट पे एक अच्छा सा एक पोस्ट देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ही स्थान है, दोनों ही महिला पुरुष एक ही जगह से रेस शुरू कर रहे हैं अपनी, और गोल सामने दोनों के लिए बराबर है। पुरुष तो दौड़ के चला जाता है अपना गोल अचीव कर, महिला के रास्ते में वॉशिंग मशीन भी है, कपड़े भी हैं, बर्तन है, बच्चे हैं, घर के बुजुर्ग हैं, फिर उसका अपना और काम है, उसके बाद जाके उसका वो गोल है। तो उसको उन सब को पार करके उस गोल तक पहुंचना पड़ता है जी। अब वो बर्तन इधर भी तो हो सकते थे, झाड़ू पोछा भी इधर हो सकता था। कोई मतलब आधा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा इधर होना, मैं ये कह रही हूँ कि बराबर होना चाहिए, जिससे कि दोनों बराबरी से उस मौके को पा सके। हम आज भी कहते हैं कि समान बराबरी, समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। अवसर नहीं मिलेंगे तो फिर महिला अपने आप को साबित कैसे कर पाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ भी बगीचे हैं,
महिलाएं काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, लेकिन जब सेब को बेचने की बारी आती है तो पूछा नहीं जाता महिलाओं को कि हम सेबों का सौदा कर रहे हैं, हम सेब का ठेका कर रहे हैं, तो उसमें तो पुरुष ही करते हैं सौदा। मतलब रिसोर्सेज तक पहुंच है, रिसोर्सेज पर नियंत्रण हमारा नहीं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न या बात है कि उत्तराखंड की महिलाएं और हिमाचल की महिलाएं दोनों शायद पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, खेतों में भी, और फिर पूरे घर को वो चलाती हैं। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि जब ऐसे डिसीजंस की बात आती है तो वो इंक्लूसिव डिसीजन नहीं होते, उनसे नहीं पूछा जाता कि हम ये करने, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह के पितृसत्ता, कि हम ही मालिक हैं, हम तो मालिक हैं, हम नियंत्रण, हमारा नियंत्रण है इस पे, हम जमीन के मालिक हैं, हम करेंगे निर्णय। महिला है, घर में काम करो, मैंने कई जगह, हालांकि बहुत सारे जो कानून आए हैं, महिलाओं को जमीन का अधिकार दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कानून आया, दूसरे और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एक सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगी आपको, जो मनरेगा जैसी योजना आई, इस योजना की वजह से महिलाएं आर्थिक तौर पर भी पूरे भारत में काफी सशक्त हुई। इससे पहले तो महिलाओं के खाते ही नहीं खुलते थे जी, बैंक में कोई खाता नहीं था। हम महिला जो गांव की होती, क्यों खोले जाएंगे? उनके पैसे का नियंत्रण पुरुष के पास है, उसके बैंक में खाते में पैसे जाएंगे, महिलाओं को खाता खोलने की जरूरत नहीं है, तो मुझसे मांगो मैं दूंगा, या फिर मैंने 50,000 तुम्हारे पास दिए हैं, उससे फिर लेते रहेंगे, हिसाब पूरा मांगा जाएगा। तो मतलब वो पहरेदार चौकीदार है अच्छी, लेकिन नियंत्रण नहीं है। लेकिन मनरेगा की वजह से महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण मिला, पैसा जो सीधा उनके खातों में गए, और जिसकी वजह से उसका निर्णय लेने में वो अपने आप सक्षम हुई। उनको मायके जाना है, छोटी छोटी चीजें, अब बहुत सी मुझे लगता है कि 70% महिलाओं की संख्या ऐसी है जो गांव में रहती है, और जिनको मायके जाना, तो छोटी छोटी जरूरतें हैं, लेकिन उसके लिए पैसे मांगने पड़े। जो ये मनरेगा जैसी योजना ने उनके खातों में पैसे डाले, और महिलाएं अपने छोटे छोटे निर्णय लेने में अपने आप सक्षम हुई। उन्हें भी थोड़ी ताकत महसूस हुई, नहीं मेरे पास पैसा है, अगर मुझे कुछ किसी को गिफ्ट ही देना है या कुछ करना है तो मैं अपनी मर्जी से खरीद सकती हूँ, अपनी मर्जी से बाजार जा सकती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ अपनी जरूरत का काम कर सकती हूँ। तो बहुत बड़ा एक कारण रहा है ये आर्थिक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, कुछ और जिसमें महिलाओं के आर्थिक या नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पे कुछ एक्टिविटी के चारों तरफ ग्रुप बने, जिसमें महिलाओं ने अपना गांव के लेवल पे काम किया, आर्थिक तौर पर सशक्त हुई है, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति थोड़ा और बेहतर हुई है। पर हम तो ये चाहते हैं कि महिलाओं को उस जगह पे भी बिठाया जाए जहां महिलाओं के लिए योजनाएं बनती हैं, जहां महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब वहां पे अगर बैठेंगी तो शायद महिलाओं के हित में और बेहतर चीजें हो सकती हैं। अब जब आप हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, आपके पास 3 साल का समय है लगभग, आपने क्या रोड मैप तैयार किया है हिमाचल की महिलाओं के लिए, दूर दराज क्षेत्र की महिलाओं के लिए? आप किस तरह से उनको एम्पावर करना चाहती हैं, किस तरह से उनको सिक्योरिटी देना चाहती हैं, किस तरह से उनको अश्योरेंस देना चाहती हैं कि दे आर सेफ? सबसे अभी मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं पहाड़ से हूँ, और बहुत ही ग्रामीण परिवेश से, बहुत ही जमीनी स्तर से हूँ, जहाँ मैंने महिलाओं की हर एक तकलीफ को, हर एक दर्द को बहुत नजदीक से देखा है, खुद झेला है, खुद भुगता है। अच्छे से समझती हूँ कि अगर महिला कोई अपनी तकलीफ बताती है तो मैं समझ जाती हूँ कि उसके पीछे उसकी क्या वजह क्या है, क्योंकि मैं इसी परिवेश से निकली हूँ। दूसरा, जो मैं महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ, बहुत सी महिलाओं के संदेश मुझे आए कि आप बने हो, भले ही हमारा काम नहीं, हमें ये लगता है कि हम कुछ सुरक्षित और कुछ भय मुक्त सा फील कर रही हैं, क्योंकि आप हमारे ही बीच से, हमारे ही बीच में से हो, जो मेरे लिए एक सुखद क्षण थे और सुखद सुनने के लिए बहुत अच्छा था। दूसरा मेरा ये रहेगा कि अभी जैसे ही बनी हो, आपको पता है कि बहुत से केसेस, प्रायोरिटी यही रहेगी, बहुत से केसेस पेंडिंग है, 1500 के करीब, 1500 से ऊपर है लगभग। तो सबसे पहले उनका निवारण करना, कि उनको हम अलग अलग कर रहे हैं नेचर वाइज की क्या स्थिति की, और दूसरा
नई शिकायतें भी आ रही हैं, उनको भी देखना है। और सबसे बड़ा मेरा ये रहेगा कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए या कोई शिकायत करती है, अगर वो चंबा से है तो वो शिमला पहुंचना, उसके लिए शिकायत हमारे पास आ गई है, हम उसको जिला स्तर पर अलग अलग करके लिस्ट आउट करेंगे। तो मेरी ये कोशिश रही कि मैं चंबा जाके उन महिलाओं के लिए न्याय की सुविधा प्रदान करूं, जिससे उनको न्याय मिले। हमारी ये कोशिश है। ऐसी कोई बहुत बड़ी ताकत तो हमारे पास है नहीं है कि हम किसी को जेल में डाल देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन काउंसलिंग और दोनों परिवारों का आपसी सामंजस्य और महिलाओं की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिला को न्याय मिले और एक भय मुक्त समाज में रहने के उसको जो अधिकार है वो उसको मिले। और मुझे लगता है कि मेरा महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में सफल उसी दिन माना जाएगा जिस दिन हमारे हिमाचल की महिलाएं ये समझें कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, विद्या नेगी है, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजी अप्रोच है, मुझ तक हर कोई पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ ही मेरा ये भी रहेगा कि जो हमारे दायरे में भी नहीं आता है लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ है, हर जगह अलग अलग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते वहाँ पे किस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस तरह के कैंप को हम ऑर्गेनाइज करें। बहुत सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनके साथ मिल के, इनके कोलैबोरेशन में हम किस तरह से जेंडर इक्विटी को समाज में ले जा सकते हैं, वो हमारा एक प्लान बन रहा है। अभी मेरा HP यूनिवर्सिटी में मैं गई थी तो वहाँ भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी मदद करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी विभिन्न योजनाएं जो शायद मेरे दायरे में भी नहीं आता है, लेकिन जब हम इस तरह के कोई अवेयरनेस कैंप लगाते हैं जिसमें हम महिलाओं को अवेयर भी करते हैं कि आपके अधिकार ये हैं, आपकी सुरक्षा के लिए ये चीज़ें हैं, कि उनकी महिलाओं की आमदनी या आर्थिक तौर पर उनको सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। और लड़कियों को और वयस्क जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, उस तरह के गतिविधियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मेरा ये रहेगा प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग सरकार को सिफारिश भी देते हैं कि उनकी बदलाव बच्चे, तो प्रैक्टिकली ज़मीन पे काम करते हुए व्यवहारिक स्तर पर मैं ये देखूंगी कि महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या ऐसी चीज है जिसको हमें पॉलिसी चेंज तक जाना चाहिए, जिसकी सिफारिश हमारी तरफ से सरकार को जानी चाहिए। और सरकार को हम सिफारिश देते हैं, उसके बाद हमारी मॉनिटरिंग कैसी रहती है उस पर भी हम काम करें। अभी पिछले 2-3 महीने में मेंटल टॉर्चर, मेंटल क्रुएलिटी और जो फिजिकल टॉर्चर के 4-5 केसेस हुए हिमाचल में। एक महिला को इवन चेन से बांध के आइसोलेट करके घर में रखा हुआ था। तो आई मीन दिस इज इनह्यूमन, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते आप क्या ऐसे कोई सेंटर खोलना चाहती हैं या सरकार को सुझाव देना चाहती हैं कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की जो काउंसलिंग है, जो मेंटल हरासमेंट, एक तरह से आप परिवार में ही हैं, आप फिजिकली आप अब्यूज ना करें लेकिन आप मेंटली हरास कर देते हैं, आप यू आर ड्रिवन टू कमिट अ सुसाइड इन लाइफ, यू नो, तो आप उस तरह से कोई ऐसे, बिकॉज आई थिंक हिमाचल में ऐसे सेंटर्स नहीं है जहाँ पे आप जाके सलाह सूत्र कर सकें, अपने उन लोगों को ले जा सकें जो आपको परेशान कर रहे हैं। सी, पुटिंग अ पर्सन इन जेल इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको समझाना, बुझाना, फिर से उसको जोड़ना, वो अलग चीज है, वो किया जा सकता है इस पर। तो आपके विचारों में ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है, काउंसलिंग सेंटर चल भी रहे हैं, वन स्टॉप सेंटर के नाम से भी हर जिला में है। अच्छा। तो अभी मैंने एक दौरा बिलासपुर का किया था, वहाँ का जो मैंने देखा वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ चीज़ों पे उनसे मैंने डिस्कशन भी की कि इसको इस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये रहेगा कि वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जो मेंटल टॉर्चर होता है उसके लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि, क्योंकि मेरा ये भी एक मेरा प्रायोरिटी में कि हर वन स्टॉप सेंटर की मैं स्थिति का निरीक्षण करूं कि वहाँ क्या कमियां हैं, जिससे कि महिलाओं की बेहतरी के लिए उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम काम कर सके, कि फिर से वापस लौट के मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, वहाँ पे 5 दिन का जो टेम्परेरी शेल्टर होता है वो दिया जाता है, वहाँ पे पूरा अच्छा इंतजाम होता है उनको, कि कोई महिला आती है, रात में आती है, दिन में आती है, तो एकदम से
उसके लिए जगह नहीं होती, तो वहाँ आके 5 दिन वो रहती है। जी। 5 दिन में वो थोड़ा शांत होती है, अपनी बात को वहाँ रखती है जी। और उसकी समस्याओं को समझा जाता है, और परिवार के लोग आके मिलते हैं तो उनकी काउंसलिंग होती है सबकी, जिससे फिर महिला नॉर्मल हो जाती है, समझती है चीज़ों को, फैमिली भी समझती है। उस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगी। जितने भी वन स्टॉप सेंटर है उनको, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको थोड़ा और बेहतर करने की दिशा में ज़रूर काम करूँगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है मैम कि अभी हाल ही में जो हमारे स्कूल्स हैं जिनमें किशोरावस्था की बच्चियां पढ़ती हैं 12th में 10th में, उसमें बहुत सारे टीचर्स पे ये आरोप लगे हैं हैरेसमेंट के। उसकी जो मॉनिटरिंग है उसका कोई, आपको लगता है कि ऐसा एक फीडबैक सेल तैयार करना चाहिए जिसमें स्कूल के बच्चे निडर होके ये बता सकें कि उनके साथ ये हुआ है, क्योंकि बच्चे शायद नहीं बता पाते, कई बार पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते। तो डू यू थिंक यू कैन? हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि हर स्कूल्स में इसकी भी हम एक रिकमेंडेशन देने वाले हैं कि एक ऐसा सेल तैयार किया जाए, ऐसे लोग हों वहाँ पे जिससे कि वो बच्चा अपनी बात को आसानी से रख सके, और साथ इन में कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उससे भी आगे की बात ये है कि अगर बच्चे ने, मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं या कोई टीचर है, लेक्चरर है, आपसे बच्चे ने आप अपनी बात को शेयर किया है, पर आपका दायित्व ये बनता है कि आप उस बात को आगे गॉसिप के रूप में किसी के साथ चर्चा ना। एग्जैक्टली मैम। और अगर आप उसको गॉसिप का विषय बना देते हैं तो उस बच्चे की जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाती है। दूसरी बार कोई भी बच्चा आपके पास अपनी बात को नहीं रखेगा। इस पे भी हम थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई आसानी से वैसे बात कर रहे हैं लेकिन जो सुन रहा है वो उसको गॉसिप का विषय बना दे, फिर तो न्याय किसी को नहीं मिलेगा। इस पे भी हम विशेष तौर पर काम करेंगे। एक और समस्या पिछले 4 या 5 साल में खड़ी हो गई है, शायद 7 साल में, कि जो युवा महिलाएं हैं वो ड्रग्स की तरफ खींची जा रही हैं और दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स। तो उसको लेके आप क्या सोचती हैं, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? मुझे लगता है कि इसमें हमें सरकार के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। सरकार इस पर बहुत ही तल्खी से काम भी कर रही है, लेकिन सोसाइटी में थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा कि जो बच्चे नशाग्रस्त हो चुके हैं और जो नशे की गिरफ्त में जा सकते हैं, उनके लिए कुछ अवेयरनेस कैंप लगाए जाए, उनको समझाया जाए स्कूल के स्तर पे अलग अलग तरीकों से कि किस तरह से बच्चा नशे की गिरफ्त में जाता है, या फिर जो गिरफ्त में जा चुका है उसको अपने से दूर ना करें, अपने से दूर ना करें, बल्कि उसको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए काम करें। और माँ बाप इसमें बिल्कुल भी ना हिचकें उस सच को बताने में, क्योंकि जब तक आप सच को छुपाएंगे उनका बच्चा नशे की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह की, और दूसरा जो एक्टिविटीज़ हैं, खेल है, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं, उस तरफ बच्चों का ध्यान मोड़ा जाए ताकि इस तरह की जो नशा खोरी जैसी समस्याएं उसकी तरफ बच्चे का ध्यान ना जाए। आप इसमें कैसे, हाउ विल यू वैल्यू ऐड टू दिस एज अ चेयरमैन ऑफ वुमेन कमीशन इन हिमाचल? किस तरह से आप वैल्यू एडिशन? जैसे मैं उदाहरण देती हूँ अपने गांव के स्तर पर जो हमने किया है। अपने गांव के स्तर पर एक हमारी गांव कमेटी होती है, आपको पता है देव प्रशासन देव गांव कमेटी होती है। यहाँ पे हमने गांव के स्तर पर एक सबने निर्णय लिया है कि कोई भी अगर आदमी नशा को बेचने वाले ऐसा संदिग्ध लगता है तुरंत हम पुलिस को इन्फॉर्म करें, और साथ में अगर कोई बच्चा नशे की चपेट में है तो उसको किस तरह से डी एडिक्शन सेंटर तक ले जाना है, और गांव में उन सब चीज़ों को सर्कुलेट करना कि नशे की वजह से बच्चे को आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, जान से भी जा सकता है। और उन माँ बाप के लिए तो वो हमेशा से ही एक टेंशन का विषय है, दुख का विषय है। तो हम गांव के स्तर पर इस तरह की अवेयरनेस चला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हो सकता है हिमाचल के स्तर पे हम जिला, स्टेट, जिला, ब्लॉक और पंचायत के स्तर तक इस तरह का कुछ काम शुरू कर सकें, क्योंकि नेटवर्किंग से करेंगे तो काम करना आसान है। मैम, आपने हिमाचल में जल, जंगल, जमीन के लिए भी काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, आरटीडीसी, मैंने बात किया तो सर रतन टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहा था, और जिसमें हिमोथानिया पीएसआई देहरादून के साथ मिलके हमने काम किया था, जिसमें मुझे भी काम करने का मौका मिला। और 2 साल का एक तरह से वो पढ़ाई होती है पीएसआई की, जिसमें इस पे बड़ी डेप्थ में पढ़ाया जाता है।
तो उसमें हमने जल जंगल जमीन पे बहुत काम किया और बहुत सारी जगह जाके जब हमारा इंटर्नशिप होती है, हम फील्ड में जाते हैं तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ के हमने देखा है। तो उसमें तो हमने ये देखा है कि अगर जल जंगल जमीन का नियंत्रण प्रबंधन जनता के साथ मिलके होता है तो वो जंगल और वो पानी के स्रोत आपके सब कुछ बचेगा। और अगर आप जनता के साथ मिलके उसको नहीं करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। और उसमें हमने देखा कि सुक्खो माजरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण, और आपके उत्तराखंड में दूधा तोली करके पानी पैदा किया बोल के उस तरह के पेड़ लगाए थे। वहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड पे जनता के साथ के मिलके काम किया था, प्लांटेशन जनता के साथ मिलके की थी, वो बची। जहाँ हमें ये कहा जाता है कि पेड़ तो लगा दो फिर तुम बाहर निकल जाओ, तो वह फिर आदमी पेड़ क्यों बचाएगा जब उससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। दोहन और कंजर्वेशन दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो उसमें हमने चंबा में जब हमने काम किया तो हमने एक 2-2 बीघा के 3-3 बीघा के प्लॉट लिए जिसमें हमने ऐसे पेड़ लगाए जो जनता के लिए हित में होते थे। जनता के लिए चारा पत्ती मिल जाता था, जल्दी पैदा होता है, और कुछ फलदार पौधे लगा दिए। जंगल में बंदर आते हैं, उनको उससे फायदा हो जाता था। उसके साथ ही कुछ ये आयुर्वेदिक जैसे आंवला, हरड़, भेड़ा उस तरह के पेड़ लगाए। तो लोगों को वो एरिया बांट के दिया कि वो VFTC करके बनती थी कमेटीज, उसमें लोगों को शामिल किया, डिपार्टमेंट को शामिल किया, तो वो पेड़ लगाए, तो लोगों ने वो बचाए। उसमें हमने ये किया करते थे कि भाई ये वाला एरिया तुम्हारा पूरा एक प्लॉट है, ये वाला एरिया तुम्हारा पूरे गांव की, जो ये वाला तुम्हारा, इसमें बहुत कुछ तो जल्दी मिल नहीं रहा, लेकिन घास आपको मिल रही है 6 महीने में ही मिल रही है। तो अरे घास मिल रही है, तो वो उसको बचाते भी थे। तो वो बंद होता था, वहां बकरियां नहीं जाने देंगे, तो पेड़ बड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि जनता के साथ मिलके ये काम बहुत जरूरी, बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ हमने सब्जियों पे वहाँ पे काम किए लोगों के साथ मिलके, और उसके प्रोजेक्ट का वो पूरा हिस्सा था। लाइवलीहुड भी उसी में था, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट थ्रू जो विलेज गाँव होते हैं उनके माध्यम से था। वो सारा काम उसमें एक तरह से क्या कहेंगे समेकित तरीके से था। तो उसमें प्लान के दौरान भी हमने देखा गांव के लोगों के साथ मिल के हमने बैठ के प्लान तैयार किया कि गांव के लोगों ने बताया ये हमारा जंगल है, यहाँ हमारे ये राइट्स हैं, ये हमारे पानी के चश्मे हैं, ये हमारे खेत हैं, यहाँ हम इस तरह का अनाज उगाते हैं, हमारा लाइवलीहुड किस तरह से बढ़ सकती है, क्योंकि नौकरी देना तो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जंगलों में हम क्या कर सकते हैं, पानी से अपने खेतों को हम कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें गाँव के लेवल पर लोगों के साथ बैठ के तय की। और लोगों ने खुद अपनी, उसमें कोई दलगत राजनीति वाली फिर बात ही नहीं रही जब हमने गांव के 50 लोगों के साथ बैठ के बात की। तो अगर कोई, हम उनको ये भी कहते थे प्रायोरिटी कैसे तय करोगे आप, उदाहरण देते थे कि हम एक को हार्ट अटैक आ रहा है, एक को जुकाम है, डॉक्टर की जरूरत किसे है कि जी हार्ट अटैक है। तो फिर वो लोग खुद ही तय करते थे कि नहीं जी हमको यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा जो बावड़ी है ये बननी चाहिए, कहीं कूल बननी चाहिए, कहीं पेड़ लगाने चाहिए, कि ये हमारी प्रायोरिटी है, इससे हमें इसकी जरूरत हमको पहले। तो लोगों ने तय किया, और लोगों ने जब तय किया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी हुई। तो जल जंगल जमीन हमारे ये 5 जल जंगल जमीन जन जानवर, पांचों, और ये पांचों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी चीज बीच से खिसक जाती है तो पूरा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो हमने ये देखा कि होता किसके लिए, होता तो जन के लिए। अब आपने एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी कि ये सरहदों पे हमारे सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन किसके लिए, इस देश के अंदर रहने वाली जनता के लिए। ये जनता ही देश है जी। अगर जनता नहीं है तो फिर हमको सरहदों को बचाने की जरूरत क्या है जी। अब किसी पक्षी को आपने देखा होगा जाते हुए, उसके लिए तो कोई पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती, वो जाता है आता है। जन है तो हमें ये सब चीजों की जरूरत है। तो जब आदमी को पता है कि मुझे जंगल की भी जरूरत है, मुझे जमीन की भी जरूरत है, मुझे जल की भी जरूरत है, मुझे जानवर की भी जरूरत है, तो हम लोगों को इसके चारों तरफ इनको बचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, जो धीरे धीरे कहीं सिमटता हुआ दिख रहा है। लोगों ने बंदरों के डर से खेती करना छोड़ दी, तो वो हमने उनको समझाया कि एक व्यक्ति अगर लगाता है कहीं तो बचा ही नहीं पाएगा उसको।
आप सारे लोग मिल के अगर 2-2 बीघा में भी लगा देते तो सारे मिल के उसकी सुरक्षा तो कर पाओगे जी। तो उस तरह से हमने काम किया है जो ये जल जंगल जमीन पे। और साथ में जंगल हमारे पीछे हैं और हम क्या करते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो नीचे हो रही है, हम क्या करते हैं, पीछे नहीं हम जाते, हम जहां हो रहा है वहां हम हील कर देते हैं। जी जी। उसको हमने हील कर दिया, पीछे हमने इलाज ही नहीं किया, तो फिर उस हील करने को अगले साल फिर आ जाएगा, वो फिर बह जाएगा, जो बदस्तूर चल रहा है। मेरा मानना ये है कि वाटरशेड यानी कि जल जंगल जमीन पे टॉप डाउन अप्रोच से काम होना चाहिए, जो मैंने उस दौरान काम करते हुए देखा। अब ये जो जंगल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जंगल आसपास के जितने भी जंगल है, ये 95 में जब मैं पंचायत प्रधान बनी उसी दौरान के लगे हुए हैं। और जेन्यून लोगों को हमने उस वक्त पीडी के लिए भी अप्लाई किया जो एक्चुअल में जेन्यून थे जी। तो उस वक्त भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, लेकिन जब उनकी जरूरत देखी जी तो वो चीजें लोगों को समझ आई जी। तो जल जंगल जमीन पे समझ मेरी बहुत सारी जगह पे काम करते हुए हमने देखा, स्टडी के दौरान भी देखा कि किस तरह से लोगों ने अपने जल को बचाया है, जंगलों को बचाया है, जानवरों को लोगों ने अपने जो रिसोर्सेज है खुद मैनेजमेंट करके बचाए। तो ये एक समझ बनी कि लोगों को हर चीज का मैनेजमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी योजना तब तक संपन्न नहीं होती है जब तक उसमें लोगों की भागीदारी ना हो, तब तक वो योजना कभी भी सफल नहीं होती। लोग बचाते हैं। एक चीज में और जोड़ना चाहूंगी, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ काफी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पानी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं एक जगह पानी गिर रहा है। पानी गिरता था पहले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता था, लेकिन मैंने सुना है कि मुझे अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा समझा नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि मंडी जैसे क्षेत्र में कहीं पहले भी 2-3 साल पहले वहाँ क्या होता है कि जो पेड़ कटे हैं उनके ठूंठ भी उखाड़ के ले जा रहे हैं, तो जमीन कमजोर हो रही है। इसके साथ कोई झाड़ी है जो ब्रशवुड है, मेरे ख्याल में कहीं बिकती है, उसको भी जड़ समेत उखाड़ा जा रहा है। अगर उसको निकाला जा रहा है तो वो जमीन पर पकड़ कैसे होगी? पानी जब उसमें गिरता है, जब उसका पर्कुलेशन होता है और भारी मात्रा में गिरता है, वो तो कमजोर है, पकड़ तो है ही नहीं, तो वो बह जा रही है और इसकी वजह से फिर वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर रही है। और जहाँ वेजिटेशन है वहां आप देखेंगे लैंडस्लाइडिंग नहीं है। और दूसरा, वाटरशेड का मतलब एक बड़ा कैचमेंट एरिया है, वहां पानी गिरता है, वो पानी इकट्ठे होके एक नाले से बाहर निकलता है, वो उस नाले का वो कैचमेंट एरिया है, वो उसका वाटरशेड है कि वहां से पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, वो पानी के निकलने के मुहाने पे भी हम फंस गए हैं जाके, पानी तो उधर से ही जाना है और पीछे आप उस जमीन को जख्म दे रहे हो और वो उधर से सब कुछ आके वो वहीं से बाहर जाना है। बहुत से गांव देखे होंगे कि वो उसमें पूरा परिवार खत्म हो गए। इसकी वजह ये भी है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इस पे काम किस तरीके से होना चाहिए। पहले पीछे जंगलों पे वेजिटेशन हो सही तरीके से। हम अगर किसी संपदा पे काम कर रहे हैं और वाटरशेड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वो अब मुझे लग रहा है उसको भी ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा उसमें पैसा, जबकि वो बहुत जरूरी है। जब पीछे पहाड़ पे आपके काम को, आपके सॉइल कंजर्वेशन को या प्लांटेशन को सफल तभी माना जाएगा जब उससे निकला हुआ पानी किसी नदी में जा रहा है और वो नदी बह रही है और वो साफ हो, उसमें मिट्टी ना हो, तब माना जाएगी आपका जो ट्रीटमेंट पीछे हुई वो सफल है। अन्यथा आप वहाँ क्रेट लगा रहे हो, आप वेजिटेशन कुछ नहीं लगा रहे हो, वो क्रेट तो छोड़ देगा एक टाइम। इसीलिए अब अगर कहीं इस तरह का काम और उसके साथ वेजिटेशन का होना भी बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिकली किया है हमने, नहीं ठीक, और वो सफल रहा। बहुत सही कह रही हो। इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक सवाल है मैम कि जो जागरूकता उत्तराखंड की महिलाओं में है पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति, पेड़ों के प्रति, जमीन के प्रति, वो हिमाचल में थोड़ी कम है। उसको आप किस तरह से उसको बढ़ावा देंगी? क्योंकि महिलाएं पूरे देश को बचा सकती हैं, प्रदेश को बचा सकती हैं हर सिचुएशन में। वो क्योंकि उनको शायद ईश्वर ने ये शक्ति दी है स्थितियों से निपटने की, देयर मेड लाइक दैट। तो हिमाचल की महिलाओं का किस तरह से
तैयार करेंगी इन चीजों को बचा के रखने के लिए कि हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारी नदी, हमारे हमारे पहाड़ सुरक्षित रहें आने वाली पीढ़ियों के लिए? एक बात मैं कहना चाहूंगी, ईश्वर ने शक्ति दी है मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हालातों ने हमें मजबूत किया है, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां सदियों से रही है वो दोयम की रही है, इसीलिए हमें हर हाल में हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये स्थितियां, ये शक्ति हमें उन हालातों से लड़ने की वजह से भी मिली है। पर मेरा मानना है कि इतने अगर हम सशक्त हैं तो फिर भी हम कहीं दिखते क्यों नहीं है, और हर चीज को बचाने की जिम्मेदारी आखिर महिला की ही क्यों है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी बचाने हैं, आपको देश भी बचाना है। हर अगर सब कुछ हम ही बचाते हैं तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं? ये एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है। मानते तो सब हैं, कन्या पूजन सब करते हैं बहुत, लेकिन अपने घर में बेटी किसी को नहीं चाहिए। घर में बेटी होने पर खुशी ज्यादा किसी को होती नहीं है। होती है, अब धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन बहुत कम। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को भी मैंने बेटी पैदा होने पर चेहरे पे मायूसी आते देखा है, जो समाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। अब रही दूसरी बात कि हिमाचल की महिलाएं जो है, इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी योजनाएं आई जिसके लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो यहाँ के लोगों के हित में नहीं थे, यहाँ के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उन प्रोजेक्टों को बाहर खदेड़ने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो उत्तराखंड की बात आप कह रहे हैं, लेकिन हिमाचल संपदा से संपन्न है, संपन्न उत्तराखंड भी है, लेकिन शायद लेट बनने की वजह से वहाँ की परिस्थितियां थोड़ा अलग रही, यहाँ की परिस्थितियां। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी ज्योग्राफिक वो है, स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, जी जी, वो सिमिलर है। हम पहाड़ी हैं एक तरह से, दोनों। बिल्कुल। और वहाँ पे जिस तरह की चीजें होती रही हैं, महिलाएं चिपको आंदोलन जैसे तो वो उस तरह की वो वहीं पे शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे भी महिलाओं ने मैं कुलभूषण उपमन्यु जी का नाम याद करवाती हूँ, चंबा कामला में रहते हैं वो, उनके साथ भी मैंने काम किया, उनके साथ भी आजकल शाहपुर में रहते हैं। हाँ जी, थोड़ा ठीक नहीं है वो, उनके साथ भी मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत सारी चीजों पे हमने उनके साथ मिलके काम किया। तो यहाँ भी महिलाओं ने बहुत अच्छा रोल निभाया है इसके लिए, चाहे वो संस्कृति को बचाने के उसमें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के उसमें, चाहे वो हमारे यहाँ की क्या निश थी पुरानी चीजें उनको बचाने में भी महिलाओं का बहुत अच्छा रोल रहा है। और उत्तराखंड में एक चीज मैंने देखी कि वहाँ पे इतना सब होने के बावजूद भी पलायन बहुत है। जी, पलायन बहुत है। हिमाचल में आपको पलायन ना के बराबर है, ऐसा कोई गाँव नहीं मिलेगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारा जो सोलंग नाला वाला एरिया था, जहाँ से भेड़ बकरियां लेके लोग नीचे जाते थे सर्दियों में और गर्मियों में वापस आते, आज वो गांव उल्टा और आबाद हो गए। भले ही जो पुराना उनका कारोबार होता था, भेड़ पालन था, वो कम हो गया है, लेकिन पलायन नहीं है। लोगों ने हमारी प्राकृतिक सुंदरता के आधार पे ही यहाँ पे जो पर्यटन का एक और बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से भी लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को यहाँ पे स्थापित किया है, और लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत कम है। नीचे के लोगों का पलायन फिर भी नहीं कहेंगे, घर का एक सदस्य कोई गया है, लेकिन पूरा परिवार फिर भी नहीं गया। उत्तराखंड में गांव के गांव जो मैंने भी देखा है। जब आप अपने बहुत सारे अपने 30 सालों में, और जब आप पंचायत की प्रधान भी थी, बहुत सारे मामले सुलझाए हैं। कोई ऐसे मामले हैं जो आपको याद है और जो मुश्किल थे और सुलझ गए? बहुत से मामले ऐसे हैं जो अपने गांव में भी सुलझाए हैं, मेरी पंचायत में भी सुलझाए हैं, बाहर सुलझाए हैं। कई जगह तो ऐसी हालत हो जाती थी कि लोग दो पक्ष जो थे तो मारने पीटने को भी तैयार हो जाते थे। तो एक मामला था हमारे यहीं से, हम कई उसकी पत्नी काफी टाइम से मायके में थी, तो उस वक्त तो मैं प्रधान थी। ये बहुत शुरू का मामला है, बाद में तो चीजें थोड़ा बदली, थोड़ा हमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, या काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे हम जा रहे हैं। महिलाओं को मैं अवेयर करती थी कि आपके पास ये चीजें, वहाँ जाके अपनी शिकायत करो, तो वहाँ काउंसलिंग में सब परिवार को बिठाते हैं। तो अब वो उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं पंचायत प्रधान। तो मैं एक किस्सा उस वक्त का बताती हूँ कि हमारी जो महिला थी वो रूट के बोलते हैं हमारे, रूट के मायके में है, तो 4-5 महीने से मायके में। तो जो उसका हस्बैंड है कि मुझे वापस लाना है उसको, तो प्रधान जी आप चलो।
फिर हमने आपस में मीटिंग की, एक वार्ड मेंबर साथ में लेकर गांव का महिला मंडल से कोई सदस्य ले ली। तो इस तरह से उसका जो महिला का पति है उसको साथ मिले, 4-5-6 लोगों का हम एक दल उसके साथ चले गए फिर मायके में उसको लाने के लिए कि देखेंगे। और उसको हमने समझा भी, उससे पूछा, वो तो एक तरफा थी बात कि वो तो अपनी पुरुष तो अपनी सुनाता कि ऐसा है जी, ऐसा है जी, ऐसा है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, हमें वहां जाके भी सुननी है, जो लगेगा हमें। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी घर में रहे तो तुम्हें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैंने कहा ऐसे भी हम नहीं लाएंगे उसको कि समझौता, जबरदस्ती का समझौता या कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके कि नहीं जी तुम चलो, जैसा कहा जाता है महिलाओं को कि बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इस तरह का उदाहरण देके महिलाओं को ब्लैकमेल भी किया जाता, समझौते के लिए तैयार किया जाता। मैंने कहा ऐसा भी नहीं होगा। हम गए और वहां बैठे, हमने खूब बातें की, बहुत ही अच्छे से समझाया। महिला का भाई वहां बैठा हुआ था, 2 भाई थे, भाभी और लोग भी थे, उन्होंने अच्छे से हमको बिठाया। फिर हमने बात की तो महिला की बातें भी हमने सुनी कि थोड़ा पीने का भी, दारू वारू का भी, तो वो भी हमने फिर ये भी हम ये सोचते थे कि स्थिति अच्छी हो जाए, भाई हम इंश्योरेंस ले लेते थे कि कोई आइंदा पी के वो करेगा तो हम आएंगे। उस टाइम थोड़ा जोश था कि हम करेंगे, हम दोबारा पूछेंगे हम उसको। अच्छा ठीक है जी, हमने मनाया पूरा, वो सब बात की। हम एंड में वो महिला मेरी जिम्मेदारी पे आने को तैयार होगी और वो महिला हमारे साथ आई। जब हम जाने लगे तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर का जमाना होता था, तो उसके भाई ने टेप रिकॉर्डर चला रखा था, पूरी हमारी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी कि तुम लोग मुकरे तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो हम सारे देख रहे थे, अच्छा ऐसा भी है। तो मतलब हम थोड़ा शरीफता से कर रहे थे, ईमानदारी से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर दी। तो थोड़ा हमारे लिए मतलब हंसी वाला भी था। हमने कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं। पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी केसेस में मैंने इंटरवीन किया, कभी उन महिला में, कभी परिवार में झगड़ा नहीं हुआ। महिला कभी वापिस नहीं गई। अब तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन आज भी महिला मायके में खुश है, बेटे हैं उसके, ठीक है। ये सिर्फ एक है, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है कि जातिवाद को लेके भी बड़ा विवाद होता था। अब तो स्थितियां बहुत सुधर गई हैं, उस पर भी मैंने बहुत विरोध झेला है उस वक्त। तो हर तरह के केसेस को हमने सुलझाया। महिलाएं चाहे वो कास्ट की हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की है, यहाँ तक कि कोई जॉब कर रही है उसकी भी है, तो भी हमने उन केसेस में इंटरवीन किया है। तो धीरे 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 एक ये हो गया कि मैं मदद करती हूँ महिलाओं के मामले सुलझाने में। तो मेरी पंचायत के बाहर से भी लोग आते थे कि आप चलो, आप हमारे साथ चलो। तो हमने, हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बेटी की शिकायत लेके आता था, कोई बहू की होती थी, कोई पत्नी की होती थी। तो इस तरह के चीजें आती रही। फिर मैंने जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो वहां जाके फिर हमें एक तरह का एक प्लेटफॉर्म मिल गया था ये। तो वहां तो हमने कुछ एंगेजमेंट हुई है, वो मामले भी होते थे। कुछ की शादी कल होने वाली है, हुई नहीं है, और वो मामले होते थे। उस हर तरह के मामलों को, और एक समझ भी बनी कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या क्या वजह है कि ये चीजें टूटती हैं और सही भी होती हैं। तो एक धीरे धीरे वो समझ बनती है। और साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगी कि आरटीडीसी के साथ भी कमला भसीन जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके साथ मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की है, एक समझ बनाई है, जिसने मुझे आज महिलाओं के लिए काम करने के लिए शायद सक्षम बनाया। आज मैं महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाती हूँ। आप अपना खाली समय कैसे बिताती हैं? जो आपका जो अपने लिए समय है वो क्या है, क्या करती हैं? मैं खाली समय ढूंढ रही हूँ अपने लिए कि मुझे खाली समय मिले। अभी तक तो परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास खाली समय है ही नहीं। अभी तो मैं वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन इससे पहले भी आपको पता है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हूँ और अभी भी जुड़ी हूँ बहुत सालों से, 30 सालों से। इवन संगठन के अंदर भी हमने महिलाओं का बहुत काम किया है, महिलाओं से जुड़े। मैंने इसलिए कहा कि अगर आपके पास खाली समय होता है तो क्या करती हैं? तो मुझे लगता है कि मुझे खाली समय मिला ही नहीं है, तो पढ़ना पसंद करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ों का अब तो क्या बोलते हैं, ये डिजिटल ज़माना है, तो सर्च मार लेते हैं, अच्छा ये मुद्दा है, इसको सर्च मार लिया, वो पढ़ लिया। तो अलग अलग चीज़ों पे पढ़ने का शौक भी रखती हूँ।
तो अगर मुझे कभी मिलता है बीच में, कुछ चीजें देख लेती हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या किसी ने कहाँ क्या काम किया, किस चीज पे काम किया है, वो कैसे हुआ, उसकी वो केस स्टडीज कैसी रही है, उसकी आउटकम क्या रही है, तो वो समझ बनाने के लिए इस तरह की चीजों को करती हूँ। और कल्चर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती हूँ बीच बीच में। अभी तो समय नहीं मिल पा रहा, वरना मैं ये भी करती थी, हमारी महिला अच्छा दुशहरे में जा रही है पार्टिसिपेट कर, तो उनको सिखाने ही चली जाती थी खुद ही। नाटी? हाँ, नाटी सिखाने, या कुछ और चल रहा है, कुछ और कर रही हैं, तो उसमें शामिल हो जाती थी उनको सिखाने के लिए कि आप ये करो, ऐसे करो। तो महिलाओं को थोड़ा इजी लगता है मुझ तक पहुंचना और अपनी बात को बताना या कुछ डिस्कशन करना, तो उन्हें बहुत आसान लगता है। तो खाली समय को थोड़ा इस तरह से भी बिताती हूँ। आपके ड्राइंग रूम में एक तस्वीर है जिसमें आप सितार बजा रही हैं। आप सितार बजाती थी, अब तो मुझे लगता है कि बजा नहीं पाऊंगी। हारमोनियम भी बजाती थी, सितार भी बजाती थी, लेकिन अब तो सालों हो गए। अब आप गाती भी हैं? थोड़ा बहुत। क्लासिकल? नहीं, सीखा था 2 साल वो किए, तो लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। फिर ना तो कोई रियाज है, ना वक्त मिला। कुछ गाना चाहेंगी? नहीं, अभी तो नहीं तैयार नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल की महिलाएं आपके आने से सुरक्षित महसूस कर रही हैं, करेंगी? मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कि उनको सबसे बड़ी बात तो उन्हें ये लगी कि मैं उनके बीच से हूँ। तो बहुत सारे फ़ोन आए मुझे, बहुत सारी महिलाओं के फ़ोन आए मुझे, ऐसी महिलाएं जिनका मैंने पहले केस को सुलझाया भी है। बहुत सारी उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, कहते हैं कि हमारे वक्त तो आप ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन तब भी आपने उस हमारी मदद की थी। अब तो आप एक ऐसे ओहदे पर जहाँ से आप बहुत सारी महिलाओं की मदद कर सकते हो। ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे बधाई भी दी और खुशी जाहिर की। और कई महिलाओं के, अरे अब तो हम खुश हैं, अब तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप हो, क्योंकि आप तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक महिला को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, और उनको अगर कहीं समस्या लगती तो हम तक आना चाहिए और अपनी हर बात को हमसे शेयर करना चाहिए। हमसे जो बन पड़ेगा उनकी बेहतर के लिए, मैं हमेशा रात दिन 24 घंटे हमेशा तैयार हूँ। मैं कभी फ़ोन बंद नहीं करती हूँ, हमेशा सुनती हूँ। अब तो ये जिम्मेदारी, अखबारों को भी देखती हूँ कहाँ क्या घट रहा है। ऑफिस है, स्टाफ तुरंत संज्ञान लेने को बोलती हूँ कि तुरंत संज्ञान लिया जाए। मैं स्वयं भी संज्ञान लेती हूँ, कहीं भी अगर कुछ घटित होता है डायरेक्ट फ़ोन भी करती हूँ। तो उनका, ऑफिस वालों का ये कहना था कि आपकी परमिशन की ज़रूरत। मैंने कहा देखो, अगर कहीं इस तरह की घटना घट रही है आपको पेपर में कहीं ना, आप तुरंत संज्ञान लो, मेरे ऑर्डर्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहली नज़र में कहाँ क्या हुआ है वो जानना ज़रूरी है। कैसे हुआ, क्या हुआ, सच झूठ, वो उसका सेकंड इशू है। इस पे हमें संज्ञान लेना चाहिए, जिससे हम भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कोई बहुत बड़ी एजेंसी है कि हम कोई सजा दे देंगे, हम ये कर देंगे वो, लेकिन हम एक डर पैदा कर सकते हैं कि जिससे महिलाएं अपने आप को इस पुरुष प्रधानता के क्षेत्र में सुरक्षित महसूस कर सकें। आप राजनीतिक मुख्य धारा में आना चाहती हैं? मुख्य धारा में तो मैं समझती हूँ मैं हूँ भी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इलेक्टोरल वाली पॉलिटिक्स में आप कहते हैं कि आना चाहती हैं, मैं स्वयं की बात नहीं करती हूँ कि मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में महिलाएं इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएं, ताकि उस जगह पे वो पहुंचे जहाँ से महिलाओं के लिए एक नीति बने, कानून बने, वो वहाँ बैठे। क्योंकि हमारी समझ का कोई इंसान वहाँ बैठता है तो वो हमारे हिसाब से हमारे लिए काम करेगा। विद्या नेगी जी, आपने, बाकी किस्मत का पता नहीं विद्या नेगी जी, आपने अनकॉमन पीपल में हमसे बात की, महिलाओं के बारे में, हिमाचल की समस्याओं के बारे में, आपने जो समाधान किए उनके बारे में, और आपके अध्यक्ष होने के बारे में, और आपका जो एक रोड मैप है हिमाचल की महिलाओं के लिए उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।